अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और वहां पर कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कि वहां पर कर्म होना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी हमें कर्म की भ्रांति होती है, कर्म नहीं होता। जैसे कि एक ही अगर हम अकर्मक क्रिया की बात करें तो हम कहें चिड़िया उड़ती है, बच्चा गाता है, मैं खेलती हूँ, तुम खाते हो, यानी कि एक ही एक क्रिया हो रही है और वो क्रिया जो करने वाला है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, इसलिए वो अकर्मक क्रियाएं होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं जहां हमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर कर्म है लेकिन कर्म नहीं होता। जैसे कि हम कहें मछलियाँ तालाब में तैरती हैं। अब तालाब में तैरती हैं तो तालाब में हमें क्रिया का प्रतिफल नहीं मिल रहा, वो एक उनका माध्यम है, इसलिए यहाँ पर वो तालाब हमें कर्म जैसा प्रतीत तो हो रहा है लेकिन वो कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म वही होता है जो हमें क्रिया का प्रतिफल प्रदान करता है, वो कर्म होता है। यहाँ पर वो माध्यम है, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया न होकर के अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अब आकाश में उड़ रही है तो ये आकाश उनका एक माध्यम है, यहाँ पर आकाश कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक न होकर के अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया में क्या है? सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ मैं विद्यालय जाती हूँ। अब मैं विद्यालय जाती हूँ यानी जाने की क्रिया कब तक होगी? जब तक विद्यालय नहीं आता। अब विद्यालय आ जाता है तो विद्यालय के आने के बाद जो जाना की क्रिया है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर होगी सकर्मक क्रिया। तो आपने दो भेद जाने, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रियाओं में हमें कई भेद मिलते हैं। पहला भेद जिसमें क्रिया में एक कर्म हो, जैसे मोहन खाना खाता है, तुम विद्यालय जाते हो, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि जो कर्म है वो एक एक कर्म हो रहा है और क्रिया के साथ वो हो रहा है, उस कर्म को किया जा रहा है। तो ऐसे जहां पर वाक्य होंगे जहां एक ही कर्म होगा वहां पर वो क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। कभी कभी हमें वाक्य में दो कर्म भी मिलते हैं, जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी। पुस्तक देने की क्रिया है लेकिन पुस्तक भी कर्म है और मोहन भी कर्म है। ऐसी जगह पर हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा प्रधान कर्म है और कौन सा गौण कर्म है, यानी जो मुख्य क्रिया है वो प्रधान क्रिया कहलाएगी और दूसरी जो क्रिया है उसके साथ जो सपोर्ट कर रही है या जिसके माध्यम से काम हो रहा है वो गौण क्रिया कहलाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पर पुस्तक मुख्य क्रिया है, किसको दी? मोहन को दी, वो गौण क्रिया है। तो यहाँ पर जो दो कर्म हमें मिले तो इस तरीके के जब वाक्य जहाँ पर होंगे तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कभी कभी कि क्रियाओं के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जुड़ जाती हैं। ऐसे आधार पर उनको भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि काम हो रहा है, अब काम के होने के अगर हम काल के साथ जोड़ दें तो वहां पर वो सहायक क्रिया बन जाती है। दौड़ता है, मैं खाना खा चुका हूं, या वह खाना खाएगा। तो इस तरीके के जो खा चुका है या कर पढ़ सकूंगा, वैसे मैं पुस्तक पढ़ सकूंगा, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे। तो जो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया न होकर के क्रिया को सहायता करती हैं, इसीलिए इनका नाम रखा जाता है सहायक क्रिया। इनको रंजक क्रियाएं भी कहा जाता है। तो ऐसी क्रियाएं क्या करती हैं? जो सहायक जो मुख्य क्रिया है उसकी वो सहायता करती हैं और उसके माध्यम से काल को बताती हैं कि ये किस काल में ये क्रिया हुई है। तो इस तरीके से आपने भेद पढ़े। द्विकर्मक क्रिया जो सकर्मक क्रियाएं हैं उसमें एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और चौथी मैं आपको बता रही हूं संयुक्त क्रिया। इस क्रिया में क्रिया का एक पद प्रयोग न होकर के क्रिया के कई पद प्रयोग होते हैं। बहुत सुंदर सी एग्जांपल, राम दौड़ता चला गया। आपने देखा दौड़ता चला गया, यहां पर दौड़ना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है, गया भी क्रिया है, यानी एक साथ कई क्रिया पदों का प्रयोग हुआ है। जब इस तरीके से एक से अधिक, यानी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, जब एक से अधिक क्रिया का प्रयोग एक साथ किया जाए वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। तो इस तरीके से
जो अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी और दूसरी सकर्मक क्रिया पढ़ी, सकर्मक क्रिया के ये आपने 4 भेद पढ़े। कौन कौन से भेद पढ़े गए अभी आपने पढ़ा? जिसमें एक कर्म हो, दूसरा जिसमें 2 कर्म हो, तीसरा जिसमें कई क्रियापद हो, और चौथा आपने पढ़ा जिसमें कि सहायक क्रिया हो, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाए। तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया के ये 4 भेद होते हैं। ध्यान रखने वाली खास तौर से अगर वाक्य में आपसे क्रिया का भेद पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है, मुख्य आपका ध्येय जो है वो होना चाहिए कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। भेद कोई सा भी हो, अगर सकर्मक क्रिया में से इनमें से कोई भी भेद हो, आपको उसका भेद का प्रभेद लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये पहचानना आवश्यक है कि इस क्रिया में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया अकर्मक है वो क्रिया या वो सकर्मक है। जो कर्म दिया गया है वो कर्म के साथ क्रिया का प्रतिफल मिल रहा है या नहीं, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपने मुख्य क्रिया जो क्रिया का भेद है वो आप आसानी से लिख सकेंगे। आपको सकर्मक क्रिया के भेद इसलिए बताए गए कि आप कहीं पर भी ये असमंजस में न पड़ जाएं कि इसके साथ तो ये भी लगा हुआ है, इसके साथ तो 2 क्रियाएं लगी हुई हैं, हम क्या लिखें। तो ऐसे में आप सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि क्रिया अगर वो सकर्मक है तो आप सिर्फ सकर्मक लिखेंगे, उसके प्रतिभेद लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर अलग अलग पूछा जाता है तो आप उसे अवश्य लिखेंगे। जैसे कई पूछा जा सकता है वाक्य में कि इसमें गौण क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है, उस समय आपको ये बताना आवश्यक होगा कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया मुख्य है और कौन सी गौण है, या कौन सा कर्म मुख्य है। तो इसलिए आपको ये क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद बताए गए हैं। खास तौर पर ध्यान रखेंगे जब हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करेंगे तो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक के ये भेद आपको बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रयोग के आधार पर क्रिया के कई भेद होते हैं।